गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डेगाना से आज आप सभी से बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 के टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन। ऊष्मागतिकी का शाब्दिक अर्थ ऊष्मा का प्रवाह है, यानी कि फ्लो ऑफ हीट, अर्थात ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को ही ऊष्मागतिकी कहते हैं। यह एक मैथमेटिकल साइंस है जिसके अंतर्गत ऊष्मा का ऊर्जा के अन्य रूपों के साथ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा आदि का दूसरे में तथा ऊष्मा में रूपांतरण किया जा सकता है। इसे हम ऊर्जा प्रक्रम अर्थात एनर्जेटिक्स भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी में इन रूपांतरणों के नियमों का अध्ययन किया जाता है। ये नियम किसी भी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यानी कि इन नियमों का कोई भी थ्योरेटिकल बेस नहीं है, केवल ये प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस पर आधारित है। इन नियमों का प्रायोगिक सत्यापन भी किया जा सकता है, इसीलिए ऊष्मागतिकी को हम यथार्थ विज्ञान भी कहते हैं। रासायनिक ऊष्मागतिकी यानी कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ऊष्मागतिकी की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरणों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन होता है। ऊष्मागतिकी जो विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से 4 मूलभूत नियमों पर आधारित है। मतलब ऊष्मागतिकी के 4 मुख्य नियम हैं। भौतिक व रासायनिक रूपांतरणों में निकाय की अवस्था को वर्णित करने में ये नियम बड़े सरल तथा उपयोगी होते हैं। तो पहला नियम क्या है कि यदि कोई भी 2 वस्तुएं तापीय साम्य में है तो उनमें उष्णता की मात्रा यानी कि ताप समान होगा। या हम कह सकते हैं कि यदि 2 वस्तुएं ए तथा बी किसी तीसरी वस्तु सी के साथ अलग अलग रूप से ऊष्मीय साम्य में हों तो ए तथा बी को भी एक साथ संपर्क में रखने पर वे भी परस्पर ऊष्मीय साम्य में होंगी। फिर ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या होता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर होती है, यानी कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। यानी कि एनर्जी जो होती है ना तो जनरेट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है ब्रह्मांड की, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। तीसरा नियम जो है कि पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की एब्सोल्यूट शून्य टेम्परेचर पर एंट्रोपी शून्य होती है। ठीक है। अब देखो, ताप, दाब तथा सांद्रता आदि में परिवर्तन से कोई भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया स्वतः होगी या नहीं होगी, या फिर किसी बाहरी कारक के द्वारा अभिक्रिया होगी या अभिक्रिया साम्यावस्था में आएगी या नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें ऊष्मागतिकी के द्वारा मिलते हैं। यानी कि अभिक्रिया के होने की संभावना कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, या फिर इसमें ताप, दाब या सांद्रता में कोई परिवर्तन करने से यह अभिक्रिया होगी, या फिर अभिक्रिया साम्यावस्था में आएगी या नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें थर्मोडायनेमिक्स में मिलते हैं। ऊष्मागतिकी के द्वारा बल्क मैटर के गुणों का अध्ययन किया जाता है, और ये गुण क्या कहलाते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं, स्थूल गुण कहलाते हैं। और ये कौन कौन से हैं? जैसे दाब, ताप, आयतन, ऊर्जा आदि। ठीक है। अब देखो, ऊष्मागतिकी के पदों की कुछ परिभाषाएं हैं। पहला है तंत्र अथवा निकाय। तो तंत्र या निकाय क्या होता है? ये ब्रह्मांड का वह भाग होता है जिसका ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन किया जाता है। तो ये इसे कहते हैं अपन तंत्र या निकाय। तो तंत्र या निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का जो शेष भाग है वो वास्तविक या काल्पनिक सीमाओं द्वारा पृथक रहता है, और इसी शेष भाग को हम कहते हैं परिपार्श्विक यानी कि सराउंडिंग्स। ठीक है। जैसे कि एक पात्र में गैस भरी है और उसका हम ऊष्मागतिकी अध्ययन करना चाहते हैं, उसका चयन किया है, तो वो तो कहलाएगा आपके सिस्टम। और उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ ब्रह्मांड का शेष भाग है
जिसमें पात्र भी शामिल है वो कहलाएगा पारिपार्श्विक यानी कि सराउंडिंग्स। अब है आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम्स यानी कि तंत्रों के प्रकार। तो पहला सिस्टम है विलगित तंत्र यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि वह तंत्र जो अपने परिपार्श्विक से न तो ऊर्जा का और न ही मैटर का एक्सचेंज करता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। यानी कि ना तो एनर्जी और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो तो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। अर्थात इसमें तंत्र के पदार्थ की मात्रा व ऊर्जा दोनों क्या रहती है, स्थिर, क्योंकि न तो सिस्टम के अंदर एनर्जी आ सकती है या मैटर आ सकता है और नहीं बाहर जा सकते हैं। तो जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की और जो मैटर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो थर्मस में रखा हुआ जल एवं वाष्प तंत्र जो है वो आपके आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। दूसरा है आपके ओपन सिस्टम, यानी कि वह तंत्र जो कि अपने परिपार्श्विक से ऊर्जा और पदार्थ दोनों का एक्सचेंज करता है, वो खुला तंत्र कहलाता है। तो जैसे खुला पात्र है कोई, उसमें रखा गर्म जल या बीकर में उबलता हुआ जल जो है आपके खुले तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे जैसे समुद्र जो है वो आपके ओपन सिस्टम है, वहाँ से जलवाष्प बनती रहती है और बारिश के थ्रू पानी भी गिरता रहता है। तो यानी कि जो है मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है, तो ये ओपन सिस्टम कहलाता है। फिर आपका थर्ड है क्लोज्ड सिस्टम, यानी कि वह तंत्र जो कि अपने परिपार्श्विक के साथ ऊर्जा का तो एक्सचेंज कर सकता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, पदार्थ का एक्सचेंज नहीं होता, बंद तंत्र कहलाता है। तो एक बंद पात्र में रखा जलवाष्प तंत्र जो है वो बंद तंत्र का उदाहरण होगा। इसमें क्या होगा, पदार्थ की मात्रा स्थिर रहती है, केवल ऊर्जा परिवर्तित होती है। चौथा सिस्टम आपके होमोजीनस सिस्टम यानी कि समांगी तंत्र। तो यदि किसी तंत्र में उपस्थित सभी पदार्थ समान प्रावस्था में हो या रासायनिक संगठन एक जैसा हो तो वो तंत्र क्या कहलाता है, समांगी तंत्र। यानी कि किसी भी तंत्र में किसी भी जगह, या पर बोल सकते हैं प्रत्येक जगह अगर सिस्टम में केमिकल कंपोजिशन एक जैसा हो या फिर अपन कहते हैं सभी पदार्थों की फिजिकल स्टेट एक जैसी हो तो समांगी तंत्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि तंत्र के गुण उसके प्रत्येक भाग में एक समान होने चाहिए। तो उसका उदाहरण है शुद्ध गैस अथवा गैसों का मिश्रण, नमक का जलीय विलयन, ये होमोजीनस सिस्टम है। इसी प्रकार से हेटेरोजेनस सिस्टम कौन सा होता है कि यदि किसी तंत्र में दो अथवा दो से अधिक ऐसे भाग हो जिनकी संगठन, संरचना या गुण भिन्न भिन्न हो, तो इन गुणों को पृथक करने वाली कोई स्पष्ट सीमा रेखा हो तो उसे हम कहते हैं हेटेरोजेनस सिस्टम या विषमांगी तंत्र। तो विषमांगी तंत्र में दो या दो से अधिक फिजिकल स्टेट होती है। उदाहरणार्थ दो ठोसों का मिश्रण या दो से अधिक ठोसों का मिश्रण, अघुलनशील द्रवों का मिश्रण, पानी तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड, पानी के संपर्क में रखी बर्फ, पदार्थों का कोलाइडी विलयन। तो इनमें क्या होता है कि पदार्थों की अलग अलग फिजिकल स्टेट होती है। अब है आपके स्टेट ऑफ सिस्टम या तंत्र की अवस्था। तो किसी तंत्र की अवस्था को पूर्ण रूप से निर्धारित करने वाले गुण सामान्यतया ताप, दाब, आयतन और संगठन होते हैं। ये गुण अवस्था के चर या वेरिएबल्स कहलाते हैं। इनके मान ज्ञात होने पर निकाय के अन्य गुणधर्म जैसे घनत्व, शांता, द्रव्यमान आदि स्वतः ही ज्ञात हो जाते हैं। एक तंत्र के लिए जब इन गुणों के मान निर्धारित कर दिए जाएं तो वह तंत्र निश्चित अवस्था तंत्र या सिस्टम इन ए स्टेट कहलाता है। तो एक तंत्र में उपरोक्त गुणों में से परिवर्तन करने पर तंत्र की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। यानी कि किसी भी तंत्र के ताप, दाब, आयतन या फिर कंपोजिशन में चेंज कर दिया जाता है तो उस सिस्टम की स्टेट बदल जाती है। वास्तविक व्यवहार में ताप, दाब तथा आयतन में से कोई दो चर या वेरिएबल्स जो है वो तंत्र की स्टेट को डिसाइड करते हैं, क्योंकि तीसरा चर जो है वो तो उन दो चरों पर निर्भर करता है। जैसे गैस समीकरण PV बराबर nRT में इन दो चरों सामान्यतया ताप और दाब को
स्वतंत्र चर तथा तीसरे चर जिसे आयतन का चर बचा हुआ है इसे हम कहते हैं परतंत्र चर कहते हैं। तो अन्य प्रकार के निकायों के लिए संगठन की भी आवश्यकता होगी, अतः कुल 3 चर ज्ञात या परिवर्ती ज्ञात होना आवश्यक है। यानी किसी भी सिस्टम के स्टेट को ज्ञात करने के लिए कितने वेरिएबल्स का ज्ञात होना आवश्यक है? 3, जो ताप, दाब और आयतन हो सकते हैं, या फिर किन्हीं किन्हीं निकायों के लिए संगठन की भी आवश्यकता होती है। अब आपके ऊष्मागतिकी साम्य। तो जब किसी तंत्र का कोई भी प्रेक्षणीय गुणधर्म या स्थूल गुणों जैसे ताप, दाब आदि में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो वह तंत्र ऊष्मागतिकी साम्य में होता है। और ये ऊष्मागतिकी साम्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम या तापीय साम्य। तो यदि समय के साथ तंत्र अथवा निकाय के किसी भाग का ताप नहीं बदले, या यदि तंत्र में एक भाग में दूसरे भाग से ऊष्मा का प्रवाह न हो, अर्थात संपूर्ण तंत्र में सर्वत्र ताप एक जैसा हो, तो तंत्र थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। ठीक है, यानी कि सारे सिस्टम में टेम्परेचर की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, एक भाग से दूसरे भाग में जो है ऊष्मा का प्रवाह न हो रहा हो, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। अब है रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यदि समय के साथ तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रावस्थाओं में केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो वह तंत्र केमिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, अर्थात सांद्रताओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता है। फिर आपके मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो यदि किसी तंत्र का एक भाग दूसरे भाग पर कोई यांत्रिक कार्य नहीं करे, अर्थात तंत्र के अंदर या उसकी सीमाओं पर पदार्थ का प्रवाह न होता हो, तो तंत्र यांत्रिक साम्य में कहलाता है। और ये तभी संभव है जब पूरे तंत्र में सभी जगह दाब एक जैसा हो। अब है आपके तंत्र के गुण। तंत्र के गुणों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण, और दूसरे हैं मात्रा स्वतंत्र या विशिष्ट या गहन गुण। तो पहला है मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण। तो वे गुण जो कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयतन, द्रव्यमान, अणुओं की संख्या, ऊर्जा, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्माधारिता, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, ये सभी विस्तीर्ण गुण या मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। फिर आपके मात्रा स्वतंत्र या विशिष्ट या गहन गुण। तो वे गुण जो कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्राओं पर निर्भर नहीं करते, तंत्र के मात्रा स्वतंत्र, विशिष्ट या गहन गुण कहलाते हैं। उदाहरणार्थ ताप, दाब, सांद्रता, घनत्व, शांता, अपवर्तनांक, पृष्ठ तनाव, विशिष्ट ऊष्मा, द्विध्रुव आघूर्ण, परावैद्युत स्थिरांक, मोलर एंट्रोपी, क्वथनांक, हिमांक, ये सभी आपके हैं गहन गुण यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल 1 किलो जल लो या 10 किलो जल, इनका अपवर्तनांक, पृष्ठ तनाव, शांता, घनत्व, क्वथनांक, ताप, हिमांक, एंट्रोपी में अपन कह सकते हैं मोलर एंट्रोपी, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और मोलर एंट्रोपी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सभी में समान होगा। तो इसी प्रकार मोल भिन्न, मोलरता, नॉर्मलता भी तंत्र के विशिष्ट गुण हैं, क्योंकि ये समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग के लिए समान होते हैं, जबकि अणुओं की संख्या तो विस्तीर्ण गुण है। ठीक है, अब है आपके मात्रात्मक गुणों का विशिष्ट गुणों में परिवर्तन, यानी कि जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में चेंज कैसे होता है कि जब पदार्थ इकाई मात्रा में हो तो विस्तीर्ण गुण जो है आपके विशिष्ट गुण बन जाते हैं या गहन गुण बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द्रव्यमान तथा आयतन मात्रात्मक गुण है, परंतु द्रव्यमान प्रति इकाई, आयतन, घनत्व तथा आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान, विशिष्ट आयतन, ये विशिष्ट गुण है। जैसे द्रव्यमान अपन जानते हैं मात्रात्मक गुणधर्म है। अब द्रव्यमान
को जब आयतन से भाग दे दिया जाए, जबकि दोनों ही क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो घनत्व मिलता है जो कि आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से आयतन को अगर द्रव्यमान से भाग दे दिया जाए तो विशिष्ट आयतन मिलेगा आपको जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से आपके ऊष्माधारिता तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें द्रव्यमान का भाग देने पर विशिष्ट ऊष्मा मिलेगी जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मुक्त ऊर्जा गिब्स फ्री एनर्जी जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसमें मोलर द्रव्यमान का भाग देने पर आपको रासायनिक विभव केमिकल पोटेंशियल मिलेगा जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब है आपके ऊष्मागतिकी प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो वह प्रक्रिया या ऑपरेशन जिसके द्वारा तंत्र की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है उसे हम कहते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम। यानी कि तंत्र एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जिस प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब है आपके तंत्र की अवस्था में परिवर्तन निम्नलिखित प्रक्रमों द्वारा किया जा सकता है। पहला है समतापी प्रक्रम। तो यह प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है जिसके प्रत्येक पद में ताप स्थिर रहे। ताप स्थिर रखने के लिए तंत्र अपने सराउंडिंग से ऊष्मा का एक्सचेंज करने के लिए स्वतंत्र होता है। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है तो मुक्त हुई ऊष्मा परिपार्श्विक को दे दी जाती है, और यदि प्रक्रम ऊष्माशोषी है तो वो सराउंडिंग से ऊष्मा ले सकता है ताकि तंत्र का ताप स्थिर रह सके। यदि ताप T तथा आंतरिक ऊर्जा E हो तो समतापी प्रक्रम के लिए dt बराबर 0 होगा और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होगा। दूसरा प्रोसेस आपके एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम। तो इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है। तो इस प्रक्रम में तंत्र के ताप में परिवर्तन संभव है। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है तो तंत्र के ताप में वृद्धि हो जाती है, और यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी होता है तो ताप में कमी हो जाती है। ठीक है। यदि ऊष्मा को Q से व्यक्त किया जाए तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो है ऊष्मा में परिवर्तन क्या होगा, 0। ठीक है। यानी कि ऊष्मा का कोई भी चेंज नहीं करता है सिस्टम सराउंडिंग के साथ में, यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन तो क्या होगा, 0, लेकिन ताप में परिवर्तन हो सकता है सिस्टम के। डिपेंड करता है कि सिस्टम ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी है। अगर सिस्टम ऊष्माक्षेपी है तो ताप में वृद्धि हो जाएगी, और ऊष्मा शोषी है तो ताप में कमी हो जाती है। ठीक है। अब है आपके समदाबी प्रक्रम। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा अवस्था परिवर्तन में दाब स्थिर रहे समदाबी प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। यानी कि दाब जो है वो स्थिर रहता है पूरे प्रक्रम का। तो यदि निकाय का दाब P हो तो समदाबी प्रक्रम के लिए दाब में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 0। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब वाले 1 मोल जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर वाष्प में परिवर्तन समदाब प्रक्रम का उदाहरण है। फिर आपके नेक्स्ट प्रोसेस समआयतनिक प्रक्रम। तो जिस प्रक्रम के प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन समान रहे या स्थिर रहे वो प्रक्रम कहलाता है समआयतनिक प्रक्रम। ठीक है। यानी कि समआयतनिक प्रक्रमों के लिए आयतन में परिवर्तन क्या होगा, 0। नेक्स्ट है चक्रीय प्रक्रम। यदि कोई तंत्र अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखला में से गुजरते हुए पुनः अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाता है तो वह प्रक्रम कहलाता है आपके चक्रीय प्रक्रम। ठीक है। यानी कि अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखला मतलब कि एक से अधिक स्टेप से गुजरे और वापस जो है अपनी मूल अवस्था में आ जाता है तो प्रक्रम कहलाता है चक्रीय प्रक्रम। तो अब है आपके पथ। तंत्र के प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ कर माध्य अवस्थाओं से गुजरकर अंतिम अवस्था में पहुंचने को तंत्र का क्या कहते हैं, पथ। यानी कि प्रारंभिक अवस्था से तंत्र जो अपने अंतिम अवस्था तक पहुंचा तो बीच में जो अवस्थाएं आई उसे हम कहते हैं तंत्र का पथ। ठीक है। अब है आपके उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल की मात्रा
प्रतिरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक हो, यानी कि ड्राइविंग फोर्स जो है वो अपोजिंग फोर्स की तुलना में सूक्ष्म मात्रा में अधिक हो, अर्थात प्रक्रम अनंत सूक्ष्म धीमी गति से हो रहा हो तो प्रक्रम कहलाता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो वोल्टीय सेल से सूक्ष्म मात्रा से विद्युत प्रवाह इसका अच्छा उदाहरण है, यानी कि वोल्टीय सेल में जो है विद्युत का प्रवाह है वो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। फिर उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र की अवस्था के चर, यानी कि ताप, दाब आदि सराउंडिंग के अथवा चरों से अनंत सूक्ष्म अधिक होते हैं, और ये माना जाता है कि तंत्र अपने परिपार्श्विक के साथ हमेशा साम्यावस्था में रहता है। उदाहरणार्थ, यदि एक तंत्र अपने सराउंडिंग से ऊष्मा का अवशोषण उत्क्रमणीय रूप से करता है, इसका तात्पर्य यह है कि परिपार्श्विक का ताप तंत्र के ताप से केवल अनंत सूक्ष्म ही अधिक होता है, तभी ऊष्मा का विनिमय अनंत सूक्ष्म गति से संभव है। यदि तंत्र का ताप पारिपार्श्विक के ताप से अनंत सूक्ष्म बढ़ा दिया जाए तो तंत्र ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगेगा, अर्थात प्रक्रम क्या हो जाएगा, उत्क्रमित हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब है आपके अतः तंत्र हमेशा ही अर्थात प्रत्येक क्षण अपने पारिपार्श्विक से साम्यावस्था में रहता है तथा पारिपार्श्विक के फलनों में अनंत सूक्ष्म अंतर कर देने पर प्रक्रम उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में होने लग जाएगा प्रक्रम। यदि प्रक्रम बहुत तीव्र गति से होता है अर्थात स्वतः होता है तो वह प्रक्रम कहलाता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, या हम कह सकते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स से अनंत सूक्ष्म अधिक न होकर के बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र की अवस्था के चर, जिसे हम ताप, दाब कहते हैं, ये पारिपार्श्विक अवस्था चरों से फाइनाइट मात्रा में अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए तंत्र अपने पारिपार्श्विक के साथ साम्यावस्था में नहीं रहता। तो गैसों का आपस में मिश्रित होना, पदार्थ का किसी विलायक में घुलना, गैस का वैक्यूम में प्रसार होना, दूध से दही का बनना, ये सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के उदाहरण है। अब है आपके उत्क्रमणीय प्रसार आदर्श प्रक्रम होते हैं। इनको व्यवहार में अनुभव नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन्हें पूर्ण होने में अनंत समय लग जाता है, और प्राकृतिक घटनाएं होती है और प्रयोगशाला में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं ये लगभग सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, अर्थात किसी प्रक्रम को व्यावहारिक रूप में उत्क्रमणीय बनाना संभव नहीं है क्योंकि किसी गुण को अनंत सूक्ष्म मात्रा से परिवर्तित करना भी संभव नहीं होता है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम पूर्णतः काल्पनिक तथा सैद्धांतिक है। क्यों? क्योंकि किसी भी गुण को अनंत सूक्ष्म मात्रा से कम या ज़्यादा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, परंतु उत्क्रमणीय की धारणा से कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी निष्कर्ष डेराइव किए जा सकते हैं। अब आपके हैं उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की तुलना। ठीक है। तो यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से होते हैं जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम फास्टली होते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रत्येक क्षण अपने परिपार्श्विक के साथ साम्यावस्था में रहते हैं जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रमों में ड्राइविंग फोर्स को अनंत सूक्ष्म अधिक कर देने पर प्रक्रम की दिशा आगे की ओर चलती है, लेकिन अगर अपोजिंग फोर्स को आपने अनंत सूक्ष्म अधिक कर दिया तो प्रक्रम की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। जबकि यानी कि ये बाई डायरेक्शनल होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, जबकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो एक ही दिशा में चलते हैं, इन्हें विपरीत दिशा में नहीं लाया जा सकता है। जबकि यहाँ पर अगर ड्राइविंग फोर्स जो है उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए वो अनंत सूक्ष्म अधिक है प्रतिरोधी बलों से, तो जो है आपके प्रक्रम आगे की ओर चलेंगे, लेकिन जैसे ही अपोजिंग फोर्स को अनंत सूक्ष्म अधिक कर दिया ड्राइविंग फोर्स से तो प्रक्रम की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। फिर चौथा है कि उत्क्रमणीय प्रक्रमों में अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस से जो प्राप्त कार्य की मात्रा है वो कम होती है। फिर पांचवा है कि पारिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना ये अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि पारिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना अपने प्रारंभिक अवस्था को ये प्राप्त नहीं कर पाते। फिर है आपके छठा
ये प्रक्रम अनेक छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होते हैं, अनंत समय में संपन्न होते हैं, जबकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ये अनेक बड़े पदों में संपन्न होते हैं। ओके।